मेरे से योगदान होता है, मैं मेरी टीम तैयार कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में लड़ाई को। ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਹੋਰ ਕੱਢਤਾ ਆਰਐਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਆਰਐਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰॉपर्टी ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ 1% ਖਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਪਾर्टी ਦਾ लगूगा, फिर लोन दूंगा। बहुत ही बुरा ये आदेश इन्होंने निकाला। कितना बुरा आदेश है। कोई आदमी 1,00,000-2,00,000 के लोन के लिए उसकी जमीन को पहले ही गिरवी रख लेंगे, उस जमीन को नाम करवा लेंगे, पैसा लगेगा वो किसान का लगेगा। कितना बड़ा जाड़ चल रहा है ये हिंदुस्तान में। 150 के आसपास जो एनबीएफसी कंपनियां हैं जो लगी हुई इस काम में है कि किसान की जमीन और किसान के घर को खोसना है किसान से। मैं किसानों को आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल जो है वो लगातार किसानों मजदूरों की आवाज को बुलंद करते हो आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भाई आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कर्जा ले लो, लेकिन ऐसी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियों में मत फंसो। इनमें जो भी फंसा है इनके जाड़ में वो वापस नहीं निकल पाया। 10-10%, 8-8 रुपए सैकड़ा ब्याज लेते हैं। इतनी भयंकर लूट है कि कोई आदमी इनसे नो ड्यूज लेके आ ही नहीं पाया आज तक। जो इसके अंदर उलझ गया वो उलझा ही रहता है। आखिर में उसके घरों की कुड़की निकलती है, उनके मकानों की कुड़की निकलती है, जमीन की कुड़की निकलती है। तो ये एनबीएफसी कंपनियां मोदी की कंपनियां हैं, ये किसानों का सब कुछ लूटने के लिए आई हुई है। ये हमारी जमीनें, हमारा घर, हमारा सिस्टम छीनना चाहते हैं। छीनना इसलिए चाहते हैं कि जब देश के अंदर कोरोना आया तो पूरा देश ठप था, कुछ भी नहीं चल रहा था देश के अंदर, लेकिन एक चीज चल रही थी, वो थी किसानी। उस समय मोदी और शाह की जोड़ी ने तय कर लिया था कि हमें हिंदुस्तान की किसानी पर कब्जा करना है। देश के तमाम उद्योगपतियों ने यह तय किया था कि हमें हिंदुस्तान की किसानी को छीनना है। तब से ये कंपनियां बनी। ये कंपनियां हमारी खेती को, हमारे घरों को, हमारी जमीनों को, हमारे मकानों को छीनने पर लगी हुई। बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों ने, कोई एक दौर था जब लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई। ये फिर से दोबारा लड़ाई जो है वो अब शुरू होगी। उसके बीच में एक दौर आया जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान के अंदर अपना सब कुछ त्याग करके 22-22, 23-23 साल की उम्र में, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में, शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में जो है हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गए। वो इस बात के लिए कुर्बान नहीं हुए थे कि हमारे शहीद होने के बाद एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जिसके अंदर फाइनेंस कंपनियां लोगों को लूटेगी। एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जहां फैक्ट्री लगाने के लिए 100 लोगों की पगड़ी उछाल दी जाएगी। एक ऐसा हिंदुस्तान आएगा जिस हिंदुस्तान के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें लोगों को पीट दिया करेगी। भगत सिंह जी ने कुर्बानी इस बात के लिए दी थी कि मेरा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जिसमें न कोई गरीब होगा, न कोई अमीर होगा, लोग खुशहाल होंगे, लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, लोगों को जाति पाति धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाएगा। आज हिंदुस्तान की व्यवस्था ये है कि लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, लोगों के बीच में जहर भरा जा रहा है। टेलीविजन चैनलों के माध्यम से लोगों के बीच में जाति पाति धर्म के जहर का इतना बड़ा गुब्बार भर दिया कि देश को है बारूद के ढेर पर खड़ा करने का काम इन सरकारों ने किया है। तो आज फिर वापस जो देश है वो इस हालात में जा रहा है कि वापस एक बहुत बड़ी लड़ाई को हिंदुस्तान के नौजवान के सर पर, हिंदुस्तान के नौजवान के आगे एक अंधेरा है। उस अंधेरे को चीर करके रोशनी लाने की जरूरत है। अंधेरे के अंदर है माननीय मोदी जी, इसकी सरकार, इनकी कंपनियां। उन कंपनियों के खिलाफ बहुत बड़े युद्ध की जरूरत है। ये एथेनॉल फैक्ट्री छोटी लड़ाई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में किसानों के सामने बहुत संकट है। उन संकटों के खिलाफ एकजुटता से लड़ने की जरूरत है। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਬ ਫਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ है कलेक्टर ਦੀ? अब देखो, हमें इस बात में यह लगता है कि या तो इस प्रकार की प्रशासन अफवाह फैलाना चाह रहा है कि लोग कल आए नहीं। 144 धारा भी इन्होंने लागू कर रखी है। 144 की धारा भी इन्होंने लागू की है, जिसको आजकल 167 बोलने लग गए। ये पता नहीं, ये 144 को तो अब हम यहाँ बैठे हैं 10 लोग, ये यही टूट गई। 180 धाराएं बनाते क्यों जिसकी दिन में 10 बार बत्ती बनती हो धारा की? मैं आज कह रहा हूं दिन के कल 12 बजे इनकी धारा की बत्ती बना देंगे। क्या है धारा? किस लिए लगाते हैं ऐसी धाराएं जिन धाराओं का कोई मतलब ही नहीं। अब कह रहे हैं ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए, ट्रैक्टर को वेपन बता रहे हैं। कितनी शर्मनाक बयान है कल कलेक्टर का कि ट्रैक्टर हैज बीन वेपनाइज्ड। कितना खतरनाक बयान दिया। जो ट्रैक्टर हमारा दोस्त है किसान का, जो ट्रैक्टर किसान का मित्र है, जो ट्रैक्टर किसान का बेटा है, जो ट्रैक्टर किसान का भाई है, ट्रैक्टर को किसान अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। लोग एक 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर 5-5 लाख रुपए ट्रैक्टर के श्रृंगार पर खर्चा कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि उससे प्यार है, ट्रैक्टर से उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। एक दौर था जब हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं थे, जब लोगों के पास ऊंट और ये दूसरे जैसे बैल, ये
संसाधन हुआ करते थे जिनसे लोग काम चलाते थे। जब बैल और ऊंट थे तब लोगों को बैल और ऊंटों से इतना प्यार था कि अगर घर से रोटी खाने के लिए आती थी तो अगर 8 रोटी आ गई घर से खाने के लिए तो 4 रोटी खुद खाते थे, 4 रोटी अपने बैलों की जोड़ी को खिलाते थे। ये किसान का दिल रहा है हमेशा से। किसान जब भी खेती करता है, अगर पहली मुट्ठी जब डालता है तो वो इस मुट्ठी के साथ ये बोलता है कि तू इस सृष्टि में दी कोई ध्यानी को, सबको, जी को, जिनावर को, यानी सबके लिए दी। तो ये किसान की समझ रही है। उस समझ के खिलाफ अगर एक कलेक्टर ये कहे कि ट्रैक्टर इज वेपन, तो अब कलेक्टर से कहना चाहिए ऐसे जिले में पोस्टिंग करवाओ अपनी, अब कल जहां ट्रैक्टर पहाड़ी नहीं इलाका आएंगे? हो, जहां ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर कल नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे ट्रैक्टर, क्यों नहीं आएंगे? ट्रैक्टर आएंगे। कौन रोक सकता है किसान के ट्रैक्टर को? दिल्ली के दरबार से नहीं रुके, मोदी से नहीं रुके ट्रैक्टर, तो कलेक्टर औकात क्या है भाई? कल आपके कलेक्टर के सामने क्या क्या मांग है? तो 2 मूल मांग है। नंबर 1 बात, जो फैक्ट्री है उसके एमओयू रद्द करो। रद्द करने के लिए सरकार को एक अनुशासित पत्र लिखे कलेक्टर, जिसको बोलते हैं सरकारी लेटर। ये हम भी जानते हैं कि कलेक्टर एमओयू रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि एमओयू होता है दिल्ली जयपुर की सरकार, हम ये जानते हैं कलेक्टर नहीं कर। लेकिन कलेक्टर एक अनुशासकीय सरकारी पत्र होता है जिसमें जो डिमांड्स हम कर रहे हैं वो डिमांड सरकार के आगे कलेक्टर करे। इस कलेक्टर से करवाएंगे कि ये रद्द करो। 2 नंबर, ये जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखे कि ये किसानों पर जो एफआईआर हुई है गलत हुई है, इन एफआईआर को वापस हुई। 3 नंबर जो हमारी मांग है वो मांग ये कि जो एफआईआर हमारे ऊपर हुई, एक एफआईआर को सीआईडी सिब्बी में जांच दे दी। हम चाहते हैं दूसरे मुकदमे की भी जांच सीआईडी सिब्बी के पास जाए। ये 3 हमारी महत्वपूर्ण जो है वो मांग। अगर कलेक्टर आपकी मांग कल नहीं मांगता तो आप क्या करोगे? वैसे तो मौके पर हमारी संघर्ष समिति, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, उसके लोग बैठ करके तय करेंगे। लेकिन ये बात तय कि लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, लड़ाई आगे और तिखी होगी। लोग जो है वो इस लड़ाई के अंदर और ज्यादा ताकत के साथ आए। प्रशासन ने तो बहुत तैयारी कर रखी है कल के लिए, पुलिस बुला रखी है बाहर से, सारे पूरे राजस्थान की पुलिस यहाँ आई हुई है। कितनी पुलिस बुला ले, कितने ही लोग बुला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात आपको खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं कि किसान आएगा, इनके जो भी कार्यक्रम है वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। किसान ताकत के साथ आएगा और किसान जीत करके घर जाएगा। मैंने पहले कलेक्टर के लिए कहा था कि 100 जूत खाएंगे, 100 प्याज खाएंगे, इस फैक्ट्री के काम को रोकेंगे। आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर, 250 जूत खाएंगे, 250 प्याज खाएंगे, फैक्ट्री का एमओयू रद्द करेंगे। अगर 10 तारीख को सुबह ये फैक्ट्री के काम को बंद करने की घोषणा कर देते तो ये धंधा नहीं होता। 4 बजे तक हम लोग चीखते रहे कि भाई आप काम को बंद कर दो, आप वार्ता कर लो, वार्ता नहीं की। तब लोग कूच किया, तब पूरा प्रकरण हुआ। उसके 2 दिन बाद संघर्ष समिति के साथ वार्ता करके लिखित में दे दिया कि फैक्ट्री के काम को बंद कर दिया गया। तो ये बात उस दिन ही कर देते तो ये इतना बड़ा नहीं होता। आज फिर मैं कह रहा हूं, फैक्ट्री के एमओयू को रद्द करना पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेना पड़ेगा। ये दोनों बातें ये इनको करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। चाहे आराम से मान लो और चाहे दूसरे तरीके से मान लो, मनवा करके रहेंगे। लड़ाई धीरे धीरे लड़ेंगे, इंजॉय से लड़ेंगे। इनको घुमा घुमा करके, इनकी जो फोर्स है उनको घुमा घुमा करके मजे लेंगे। इनका टिब्बी में हम आए, हजारों लोग टिब्बी में आए, उसके बाद हम हनुमानगढ़ आ गए। अब हम संगरिया चले जाएंगे महापंचायत करने के लिए, संगरिया से नौर चले जाएंगे, नौर से बादरा चले जाएंगे, बादरा से वापस हनुमानगढ़ आ जाएंगे। प्रशासन को भगाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। हमारी तो हर तहसील में हम जहां जाएंगे वहां हमारा किसान है। हर जगह, हर जिले, हर तहसील में महापंचायत करेंगे फैक्ट्री के खिलाफ। कल आपकी महापंचायत यहाँ, उसके होने के बाद अगर कलेक्टर बात नहीं मानता, उसके बाद आगे क्या करोगे? अगर खड़कोई कार्यक्रम करेंगे, मौके पर ही फैसला लेंगे, लेकिन कार्यक्रम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे सरकार हिल जाएगी। हो सकता है वहीं पड़ाव डालकर। रेशम सिंह मानुका जी आए थे, वो बोल के गए पूरे राजस्थान में हम महापंचायत करेंगे। उसके बाद मैंने कहा है भी महापंचायतों को जिलावार करेंगे। ये कहा भी हम यहाँ से संगरिया की तरफ करेंगे, संगरिया से वहां करेंगे, वहां से, ये तो जिले का हो गया, जिले के बाद स्टेट में चलेगा, स्टेट के बाद देश में चलेगा। तो ये जो लड़ाई है ये हिंदुस्तान की लड़ाई बनाएंगे, इसको पूरे देश की लड़ाई बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले जो सरकार है वो लेट हो जाएगी, सरकार सरेंडर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको मानना पड़ेगा।